नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पे स्वस्थ होंगे। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ कक्षा 9 वालों के लिए पहली क्लास संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग डिस्कस करेंगे संख्या पद्धति होती क्या है। आज हम संख्या पद्धति को आप से परिचय कराएंगे, ठीक है। कि ऐसा समझ लो, आज हम आप लोग को किसी एक व्यक्ति से परिचय कराने जा रहे हैं, ठीक है। परिचय पढ़ना क्यों जरूरी है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। परिचय पढ़ना इसलिए जरूरी है, आप लोग इस प्रकार से समझो कि अगर आपको किसी व्यक्ति से कन्वर्सेशन करना है, किसी प्रकार से कन्वर्सेशन करना है, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में जानेंगे ना कि वह कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, हाँ, वो उस व्यक्ति को क्या पसंद है क्या ना पसंद है, ऐसा करके। उसी प्रकार से कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग चैप्टर के बारे में पूरा अच्छे से डीपली तरीके से हम समझ लेंगे, तो हम लोग को क्वेश्चंस लगाने में उस चैप्टर के मतलब क्वेश्चन को लगाने में, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी वजह से हम लोग जो है पहले इसका परिचय देख लेंगे। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं संख्या पद्धति। और जो इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है, देख सकते हैं आप लोग इस चैप्टर का जो स्रोत है बाबू, ठीक है, स्रोत, ठीक है, स्रोत इस अध्याय का परिचय डॉक्टर मनोहर द्वारा लिखित पुस्तक से लिया गया है। इस सामग्री श्रेय उस लेखक को जाता है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम सेकंड पद्धति पे जाते हैं। देखो, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम देख सकते हैं आप, तो होता क्या है बेसिकली, गणित में किसी भी संख्या को लिखने और समझने की विधि को संख्या पद्धति कहते हैं। देखो, गणित में किसी भी संख्या को लिखने और समझने की विधि को क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम लोगों ने जब शुरू में 1 2 3 4 5 जो भी लिखना शुरू किया, वो किसी पद्धति से शुरू किया। जैसे 1 के बाद 2 आएगा, ये हमें कौन सिखाया, 1 के बाद 2 आएगा हमें कौन सिखाया, संख्या पद्धति नहीं सिखाया, ठीक है। चलो, इतना सबको समझाया नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, ठीक है। चलो, जो बताऊंगा उसको नोट करते जाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, अपने दैनिक जीवन में गिनती में पैसे, समय, दूरी, वजन आदि को बताने के लिए संख्याओं का उपयोग करते हैं हम लोग। संख्याओं का उपयोग अपने जीवन में हम लोग क्यों करते हैं, समय, दूरी, चाल, फलाना ढिमाका सब बताने के लिए क्या करते हैं, जो है हम लोग संख्याओं का उपयोग करते हैं। संख्याएं जैसे 1 2 3 10 50 25 100 भी, जो भी, ठीक है। संख्या पद्धति हमें समझने में मदद करती है कि अलग अलग प्रकार की संख्याएं कौन सी हैं और उनका उपयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। इसका तात्पर्य यह है बाबू कि संख्याएं जो हैं कई प्रकार की होती हैं। आइए समझ लेते हैं कितने प्रकार की होती हैं संख्याएं। देख सकते हैं, इस अध्याय में हम लोग सीखेंगे, सीखने ही तो आए हैं वीडियो में, तो ठीक है। इस अध्याय में हम लोग क्या सीखेंगे, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं बाबू, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। इस अध्याय के अंत तक आप किसी भी संख्या की पहचान आसानी से कर पाएंगे। इसी के साथ हम लोग 3 संख्याएं और देख लेते हैं। एक होती है सम संख्या, ठीक है, एक होती है विषम संख्या, और एक होता है हम लोग की अभाज्य संख्या। जो हम लोग जानेंगे क्या होती है, ठीक है। चलो, अब हम लोग पहले देख लेते हैं। देखो, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, इसके नाम से हम लोग को लगता है कि जो शुरुआत की संख्याएं रही होंगी वही प्राकृतिक संख्याएं होंगी। देख सकते हैं आप लोग, ऐसे जो संख्याएं हम लोग गिनने के लिए सबसे पहले सीखते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं सीखते हैं। क्या आप लोगों ने जब शुरू में अपनी पढ़ाई चालू की होगी, तो क्या आप लोगों ने 0 से गिनना शुरू किया होगा, नहीं। हम लोग को गिनती कहां से सिखाई जाती है, हमेशा 1 से सिखाई जाती है, ठीक है। यानी जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 से लेकर के कहां तक जाती हैं बाबू, अनंत तक जाती हैं, ये कौन सी संख्याएं होती हैं, हम लोग की प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। हाँ, याद रखें बाबू, इसमें जो है 0 शामिल नहीं होता है। क्यों नहीं शामिल होता है, उसका एक रीजन है, अभी आप लोग को आगे पता चल जाएगा, ठीक है। क्या आप लोग को प्राकृतिक संख्याओं में कोई डाउट रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। देखो, नेक्स्ट है हम लोग का पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, ठीक है। इस वीडियो को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, इसी वजह से हम लोगों ने कहीं इंग्लिश को जो है जोड़ दिया है। वीडियो सबके काम की चीज है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं
प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं में जब जीरो को जोड़ दे तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। उदाहरण, जीरो से 1 2 3 4, आप लोग देख सकते हो अभी जीरो को आप लोग हटा दो, अगर आप लोग जीरो को फिलहाल के लिए हटा दो तो क्या ये प्राकृतिक संख्याएं हैं? हाँ जी हाँ, तो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। और डेफिनेशन के हिसाब से जब हम लोग प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, तो क्या बन जा रही है हम लोग की पूर्ण संख्याएं बन जा रही है। चलिए, पूर्ण संख्याओं में उम्मीद है आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट संख्या है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं चलिए समझ लेते हैं। ठीक है, संख्याएं तो होती ही है बाबू, ठीक है, संख्याएं होती ही हैं, ठीक है, इनमें धनात्मक, ऋणात्मक और सभी जीरो भी एक इंटीजर ही है या पूर्णांक ही है, ठीक है, आते हैं। उदाहरण के लिए -3, -2, -1, 0, 1 2 3 इंफिनिटी, यानी -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक की संख्याएं क्या होती हैं, इंटीजर होती हैं। और इस संख्या में हम लोग कभी भी 1/2 जो संख्याएं पूरी होंगी उन्हीं संख्याओं को खाली लिया जाएगा, ठीक है, ना हम लोग डेसिमल्स को काउंट करेंगे, ना हम लोग फ्रैक्शंस को काउंट करेंगे, ना ही हम लोग दशमलव को काउंट करेंगे और ना ही भिन्न को काउंट करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डेफिनेशन है आप लोग का परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, ठीक है, जो संख्याएं p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। अभी आपको इसको समझाएंगे भी, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है। चलो ठीक है, फिलहाल के हम लोग डेफिनेशन थोड़ा एक कट गया है जी, ठीक है। यहाँ p और q दोनों क्या होने चाहिए बाबू, एक पूर्णांक होने चाहिए। p और q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक यानी कि -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक के बीच की संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। सपोज करो यहां अगर ये जो p बाई क्यू के रूप में कह रहा है p बाई क्यू के रूप में लिखो, ठीक है। हम लोग p को कंक्लूड कर लेते हैं 2, ठीक है, क्या कर लेते हैं 2, ठीक है, और q को कंक्लूड कर लेते हैं 0 इस डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। चलो अगर हम लोग 2/0 कर दें, चलो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बाबू। अभी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग इसका आंसर फटाक से बता दोगे, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा वो लोग सीधे क्या कहेंगे, इसका आंसर 0 होगा। लेकिन नहीं बाबू, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है बाबू, देखो आप लोग ये बताओ, 0 से 0 का पहाड़ आप लोग कितनी भी संख्या से गुणा कर लो, 0 का पहाड़ कितनी भी बार पढ़ लो, एक वो होगा ही नहीं, यानी वो हमेशा सदैव 0 रहेगा। तो 0 से 2 कटेगा ही नहीं। जब ये कटेगा ही नहीं तो ये 0 नहीं होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा बाबू। हम लोग को इन दोनों को डिवाइड करने के बाद एक पूर्ण संख्या मिलनी चाहिए, ये होगा परिमेय संख्या, ठीक है। चलो आई होप आप लोग को इतना चीजें समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग का अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। देखो जो संख्याएं p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती या जिनको हम लोग नहीं लिख सकते, देखो ठीक है, जो संख्याएं p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती या जो संख्याओं को हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, हम लोग जैसे √2 को जो हम लोग हल करते हैं वो संख्या कभी भी कटती ही नहीं है, √2 कभी भी कटेगा ही नहीं, उसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। √3 को भी नहीं लिख सकते हैं, पाई भी नहीं लिखी जा सकती है। जैसे देखो पाई का वैल्यू क्या होता है, देखो 3.141926532 डॉट या कभी कटेगा नहीं, इसी वजह से इसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। ये कौन सी संख्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का वास्तविक संख्या, रियल नंबर क्या होता है बाबू। परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलाकर क्या बनती हैं, वास्तविक संख्याएं बनती हैं बाबू, ठीक है। जब हम लोग परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं बाबू, परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो कौन सा संख्या बन जाता है हम लोग का, रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या बन जाती है, ठीक है। एक चीज हमने परिमेय संख्या में बताना आपको भूल गया शायद, ठीक है।
जो हम लोग की नॉर्मल नेचुरल नंबर्स है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, जीरो भी एक परिमेय संख्या ही है, ठीक है। चलो हम लोग क्योंकि जीरो के बटे एक लिख के हम लोग हल कर सकते हैं, तो जीरो हम लोग को एक पूर्णांक मिल रहा है ना, ठीक है। एक के बटे एक लिख के हम लोग को एक आंसर मिल रहा है, दो के बटे एक लिख के दो आंसर मिल रहा है, ठीक है। यानी कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है। चलो उसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है वास्तविक संख्या इज इक्वल टू परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप लोग इसका क्या कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप लोग एक चार्ट बना लेना अपने कॉपी पे, जो आप लोग को याद करने में क्या होगा। देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है, इंटीजर्स है, रेशनल नंबर्स है, रियल नंबर्स है और इरेशनल नंबर, ठीक। यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। चलो ठीक है। अब संख्याओं के बारे में हम लोग एक पैराग्राफ में देख लेते हैं, ठीक है। संख्या, नंबर वह चिन्ह या प्रतीक है जिसका उपयोग गिनती करने में, मात्रा बताने में, माप करने में और वस्तुओं की पहचान करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। हम लोग संख्याओं के बारे में जैसे संख्या कर रहे हैं, संख्या है क्या, संख्या है क्या, एक्चुअल में ये भी तो जानना जरूरी है। संख्या वह चिन्ह और प्रतीक है जिसका उपयोग हम लोग गिनती करने के लिए, मात्रा बताने के लिए और माप करने के, वस्तुओं की पहचान करने के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। हम अपने दैनिक जीवन में समय, पैसा, दूरी, वजन, अंक, मोबाइल नंबर आदि बताने के लिए संख्याओं का उपयोग करते हैं, ठीक है। गणित में संख्याओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न प्रकार से बांटा गया है, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय या परिमेय तथा वास्तविक संख्या है। इन सभी प्रकार की संख्याओं का अध्ययन संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में किया जाता है, ठीक है। ऑपरेशंस, संक्रियाएं, ठीक है। संक्रियाएं क्या होती हैं बाबू, देखो गणित में संख्याओं पर किए जाने वाले कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रिया कहते हैं। गणित में संख्याओं के ऊपर किए जाने वाले कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रिया कहते हैं। आइए समझते हैं कैसे। देखो हम लोग संख्याओं के ऊपर कार्य कैसे कर सकते हैं, ठीक है। संख्याओं को हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, किसी बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग दे सकते हैं या छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे सकते हैं, ठीक है। चलो छोटी मतलब आप लोग एक छोटी परिभाषा में समझ लो तो संक्रिया वह होती है, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि क्या है बाबू, संक्रियाएं हैं, ठीक है। चलो संख्या पद्धति में हम सीखते हैं कि अलग अलग प्रकार की संख्याओं पर ये संक्रियाएं कैसे की जाती हैं, ठीक है। देखो संक्रियाएं चार प्रकार की हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, गुणधर्म। देखो अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी एक प्रॉपर्टी होगी, उसका गुणधर्म होगा, वो व्यक्ति कैसा है, उसकी तासीर क्या है, ठीक है। उसकी तासीर क्या है कि वह गुस्से का स्वभाव का है, शांत स्वभाव का है, हमेशा काम रहता है, कैसा रहता है, ये उसकी तासीर है, ठीक है। चलो तो इसी प्रकार से जोड़, घटाना, गुणा और भाग के भी क्या होते हैं, गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। देखो संख्याओं पर संक्रियाएं करने के कुछ निश्चित नियम होते हैं, जैसे जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, गुणधर्म कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझो, संख्याओं पर संक्रियाएं करने के कुछ निश्चित नियम होते हैं। देखो किसी भी संख्या पर संक्रिया करने के लिए यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग करने के लिए कुछ निश्चित नियम जो है बनाए जा चुके हैं ऑलरेडी, हम लोग को वही पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे बंधता का नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी अभी हम लोग आगे देखेंगे क्या होती है, क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये भी हम लोग आगे देखेंगे, सहचर्य नियम यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी आगे देखते हैं, ठीक है, आदि यानी और भी है। इन गुणधर्मों की मदद से गणनाएं आसान और सही ढंग से की जा सकती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी, बंधता का नियम यानी बंधता गुणधर्म, ठीक है। परिभाषा पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। देखो ये बंधता का नियम बाबू क्या कहता है ना, बंधता का नियम ये कहता है अगर a एक इंटीजर है और प्लस कर देते हैं b एक इंटीजर है, तो हम लोग को इसका परिणाम c एक इंटीजर ही मिलेगा। यानी अगर a एक पूर्णांक है बाबू, b और एक पूर्णांक है, अगर इन दोनों को जोड़े या गुणा करें
तो हम लोग को जो है ये परिणाम जो है हमेशा सी जो मिलेगा, हम लोग को हमेशा एक वो मिलेगा इंटीजर यानी पूर्णांक ही मिलेगा, पूर्णांक ही मिलेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है बाबू? ठीक है, जब हम लोग पूर्णांक को जोड़ते हैं या घटा गुणा करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? पूर्णांक ही मिलता है। ठीक है, आप लोग ऐसा समझ सकते हैं संक्रियाओं में, संक्रियाएं जो चार हैं ये चार व्यक्ति हैं। ठीक है, संक्रियाएं जो चार हैं ये चार व्यक्ति हैं और इन चारों व्यक्तियों में दो व्यक्ति तो बहुत सभ्य है, जो हम लोग के ऊपर कोई भी नियम लागू कर दो तो हम सब नियम को जो है फॉलो कर लेंगे, कोनो दिक्कत नहीं है भैया। देखो ये क्या करेगा, बंधुता का नियम भी फॉलो करेगा, बंधुता का नियम भी फॉलो कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, और हम लोग का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी वितरण नियम भी फॉलो कर रहा है, और हम लोग का एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी साचार्यता का नियम जो है वो भी फॉलो करते हैं, तीन दोनों लोग। ठीक है, लेकिन घटाव का नियम ऐसा नहीं है। ठीक है, घटाव का नियम ऐसा नहीं है, घटावना और डिवीजन जो है बड़े बेकार लोग हैं, इन लोग को नियम से कोनो मतलब है नहीं है भैया। ठीक है, इन लोग को नियम से कोनो मतलब है नहीं है। चलो आगे देख लेते हैं, हम लोग का एक होता है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम गुणधर्म। चलो देख लेते हैं, यदि संख्याओं का क्रम बदलने पर परिणाम नहीं बदले तो हम लोग उसे क्या कह सकते हैं? क्रम विनिमय गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, चलो आप लोग ऐसे समझते हैं। ठीक है, अगर हम लोग a प्लस बी करें, ठीक है, तो भी हम लोग को वही संख्या मिलेगी। ठीक है, अगर हम लोग b प्लस ए करेंगे, ठीक है, यानी हम लोगों ने क्या किया, देखो a की जगह पे हम लोगों ने b रख दिया और b की जगह पे 1 रख दिया, यानी अगर इस बीच में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये क्या है बाबू? एक क्रम विनिमय नियम है। यही सेम चीज हम लोग गुणा के साथ भी कर सकते हैं। देखो a गुणे b इज इक्वल टू b गुणे a। आप लोग ऐसे समझो, अगर हम लोग 2 प्लस 3 करें तो हम लोग को क्या मिलेगा? 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग 3 प्लस 2 करें तो भी आंसर 5 ही मिलेगा। ये कौन सा नियम है बाबू? हम लोग का क्रम विनिमय नियम यानी क्रम विनिमय गुणधर्म है। ठीक है, सेम चीज यही, अगर हम लोग 3 और गुणे 2 करें या 2 गुणे 3 करें, इसका आंसर भी 6 आएगा और इसका आंसर भी 6 आएगा। ये कौन सा नियम होता है? हम लोग का क्रम विनिमय नियम होता है। नेक्स्ट देखते हैं सहचर्य गुणधर्म यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, परिभाषा, यदि संख्याओं का समूह ब्रैकेट बदलने पर परिणाम नहीं बदलता है तो वह कौन सा गुणधर्म होता है? सहचर्यता का गुणधर्म होता है। चलो ठीक है, देखो आप लोग ऐसे समझो, यहाँ पे हम लोग 3 लोगों को ले रहे हैं। ठीक है, देखो अगर a प्लस कोष्टक में b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सी हो जाए तो ये क्या है? हम लोग का सहचर गुणधर्म है। ठीक है, सहचर गुणधर्म है। देखो आप लोग देखो 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, यानी 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4 है। ठीक है बाबू, देखो आप लोग 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, देखो यहाँ पे आप लोग अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस कोष्टक में 4 3 7, ठीक है, 2 3 5 प्लस 4। ठीक है, देखो 7 2 9 इज इक्वल टू 9। क्या परिवर्तन आया? नहीं ना। 17 नंबर देखते हैं। ठीक है, 17 नंबर देखते हैं हम लोग। 17 नंबर है वितरण गुणधर्म, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वितरण नियम, गुणा का जोड़ या घटाव पर वितरण होने, गुणा का जोड़ या घटाव पर वितरण होने का गुण। ठीक है, वितरण गुणधर्म, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, गुणा का जोड़ या घटाव पर वितरण होने का गुण वितरण गुणधर्म कहलाता है। कैसे? देखो यहां पे आप लोग एग्जांपल में देखोगे तो एक सेकंड, ये 3 है बाबू, 3 बाहर है गुणे में, प्लस 4 और प्लस 2 है। ठीक है, इज इक्वल टू 3 गुणे 4 एक कोष्टक में धर लिया है। यहाँ पे देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a गुणे कोष्टक में b प्लस सी इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं a प्लस सी एक कोष्टक में, हाँ a प्लस b एक कोष्टक में प्लस, नहीं सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे मल्टी लगेगा, सॉरी, a मल्टी b एक कोष्टक में और यहाँ प्लस लगा देंगे a मल्टी c। ठीक है, इस प्रकार से ये कौन सा नियम है? वितरण नियम है। चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं। सो
आज के लिए इतना इतना ही, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आप लोग को ना समझ में आए फिर भी आप लोग नेक्स्ट वीडियोस को देखना, ठीक है। अभी मेरा पहला वीडियो था इसीलिए थोड़ा डिफिकल्टी जो है हमको हुई है, ठीक है। अपेक्षा करेंगे कि आगे की वीडियोस में ऐसा ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो तो आप लोग अपने साथियों के साथ या अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।